तो राजेश ठक्कर साहब, पहले तो जरा आपसे एक चीज ये समझ लें कि 2010 में क्या अडानी, क्योंकि अडानी जी के घर का है उनका भतीजा या उनका लड़का, मैं तत्काल मुझे नाम याद नहीं है इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने अपना, जब मैंने शो किया था, मैंने इस पे कई वीडियोस बनाए थे। उसपे उस व्यक्ति का नाम, जो इनका लड़का या भतीजा है, जो अडानी जी के, अरे जो मोदी जी के साथ साथ इस डेलीगेशन में गया था, मतलब जो स्मगलर, अब इसको जोड़ना जरा मुश्किल है। अब वो मेरे पास वो पर्चा नहीं है जिसमें उन्होंने लिख के दिया हो कि ये 22 मेरे आदमी है, लेकिन उनका मुख्य धंधा उस समय डायमंड, माफ करिएगा, स्मगलिंग नहीं, स्मगलिंग का धंधा तो कभी ऑफिशियली कोई नहीं कहता है कि माई धंधा इज स्मगलिंग, वो देश भले ही बेचते रहे। तो मैं जरा राजेश ठक्कर साहब, एक तो चीज ये बताइए कि अडानी जी का क्या मुख्य धंधा 2010 में कहीं डायमंड से भी रिलेटेड था? दूसरा, ये जो 22 लड़के थे, इसमें ऐसा कहा गया था कि मुख्यतः ज्यादातर गुजराती थे, वो देश की आन बान शान के लिए नहीं थे। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन से मैंने उठाया है। और वर्तमान में जब मोदी जी जितनी घनिष्ठता उन्होंने दिखाई है चीन के साथ, उस पर आने से पहले, क्योंकि आरएसएस हेडक्वार्टर में उनके डिप्लोमेट्स का क्या करना, ये भी जरा मैं समझना चाह रहा हूं कि ये एक अजीब सा है। वो तो एक राजनीतिक, अरे वो तो एक कल्चरल संस्थान है, वहां पे डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं, इस पे कोई खुलासा नहीं हुआ है। राजेश ठक्कर साहब, आपसे बात कर लूं, फिर मेरे पास कुछ, विवेक जी के पास भी कुछ कागज हैं जिसमें एक कुछ विश्व हिंदू परिषद ने या किसी विश्व 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 केंद्र ने, विश्व संवाद केंद्र ने कुछ अपनी तरफ विश्व से कहा संवाद है, केंद्र। विश्व संवाद केंद्र का, उस पर भी बात करेंगे। तो लेकिन पहले जरा ये बताइए कि 2010 में अडानी जी का मुख्य धंधा क्या था? देखिए, एक तो पहली बात ये जो आपने बताई कि जो 22 स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे, जो जिसको बार बार आपने स्टेटमेंट देखा नरेंद्र भाई का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बच्चे थे, वो लड़के थे। तो जिस प्रकार से वो पैरवी कर रहे थे, और उसका स्टेटमेंट देखने वालों को ऐसा लगेगा कि कोई जैसे हमारे मछुआरे सीमा जो लांग लेते हैं समुद्र की, और पाकिस्तान उसको पकड़ के ले जाता है, उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए कोई डिप्लोमेटिक प्रयास हुए है, इस प्रकार से प्रयास में नरेंद्र भाई वहां पर सफल हुए। ये चीज दो बात को आपको समझने के लिए जरूरी है। एक तो डायमंड का सबसे बड़ा व्यापार मुंबई के बाद जो है वो गुजरात रहा है। मुंबई में भी जितने भी डायमंड के जो व्यापारी है, वो भी ज्यादातर जो है हमारे यहाँ के सूरत, पालनपुर और कच्छ के रहे हैं। अदानी जी का जो बिजनेस था वो भी डायमंड से रिलेटेड था। उसके भाई जो है राजेश अदानी, वो भी इस डायमंड बिजनेस को चला रहे थे। तो इस बात को बिल्कुल आपने जिस प्रकार से लिंक करने की कोशिश की है, सारी चीजों का जो है वो प्रमाण नहीं होता है। आज जो सोने का व्यापार होता है, उसमें सोना भी कितना दुबई से स्मगलिंग करके यहाँ पर आता है, हम सब लोग जानते हैं। तो डायमंड और सोना दोनों का स्मगलिंग जो है वो ज्यादातर होता रहता है। और नरेंद्र भाई किसी भी इंटरेस्ट के बगैर गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए चाइना में जाएंगे। वो गए थे, वो वाइब्रेंट समिट के कुछ जो एमओयूज होने वाले थे उसके संदर्भ में वहां पर गए थे। उस डेलीगेशन के अंदर भी जो है वो अदानी जी और उनके जो डायरेक्टर्स है वो शामिल थे। सवाल ये है कि एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाती है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के बाद सेकंड नंबर का हमारा दुश्मन है। वो जो है सीधा आतंकवाद से हमारे देश को खोखला कर रहा है, और चाइना जो है हमारे साथ अतिक्रमण करके सरहदों का, हमारे जो पड़ोसी देश है उसको इन्फ्लुएंस करके, ऑब्लाइज करके अपने साथ मिलाकर हमारी जो सरहद है उस पर तनाव पैदा कर रहा है। तो पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसको भावनात्मक रूप से लोगों को उनके साथ जोड़ने के लिए उनके चाइनीज पटाखे हो, चाइनीज जो टॉयज हो, वो सारी चीजों का बहिष्कार करने की बात करते रहते हैं। जब दिसंबर में ये डेलीगेशन आया और उसने संघ कार्यालय की जो है वो मुलाकात की, तब केरल कांग्रेस से एक ट्वीट हुआ, और उसमें ट्वीट में ये व्यंग किया गया कि अब की बार जिनपिंग सरकार। तो फिर आरएसएस को ऐसा लगा कि ये कहीं हमारी जो नैरेटिव है उसको तोड़ने की कोशिश है। तो यहाँ आरएसएस के मुख्यालय से ये खुलासा कर दिया गया कि ये पब्लिक के लिए ओपन है। जिस तरह से आप वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, उसी तरह से कोई भी आदमी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन उनके किसी भी प्रतिनिधि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी पदाधिकारी की
कोई ऑफिशियल मुलाकात हुई नहीं और हमको नहीं मालूम कि वो लोग आए थे, क्यों आए थे, क्या इस प्रकार से जो है पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। लेकिन चाइना के साथ जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने, आपने भी बताया कि 18 बार जो है उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की। तो नरेंद्र भाई का एक स्टेटमेंट आपको ये भी याद करना पड़ेगा। उन्होंने सेना के बारे में कहा था कि सेना में लड़ने वाले लोग जितने साहसी है, उतने ही साहसी जो है वो व्यापारी लोग हैं। तो वो व्यापारियों का जो है वो ब्रीफकेस पकड़ के वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी चल रहे थे। उसी में से ये वाइब्रेंट वाला जो एक बात शुरू हुई है वो चालू हुई थी। उसी जो व्यापारी वाली चीज है उसमें से टाटा नैनो को यहाँ पर लाकर इस प्रकार से मैंने पश्चिम बंगाल से पूरा व्यापार यहाँ पर ला दिया। उसके बाद में हम सब जानते हैं कि टाटा नैनो का भी क्या हुआ और वहां क्या प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये उनका एक स्टाइल रहा है कि जब जब उनको जरूरत होती है तो वो बिल्कुल व्यापार के व्यापारी हो जाते हैं और जब इनको जरूरत नहीं रहती है तो वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज के बीच में जो है नरेंद्र भाई भी चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी चलती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए दिक्कत ये हो गई कि जब ये पब्लिक डोमेन में ये बात आई और उसको कांग्रेस ने उठाया तो उनको लगा कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारे जो काम करने का तरीका है, उस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का जो है एक खुलासा किया है। दूसरा आपने कहा कि इजराइल भी वहां पर जाता है, जर्मनी से कोई आता है तो वहां जाता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जिस आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी ये जता रहे हैं कि मैं मेरी पूरी दुनिया को चला रहा हूं, तो दुनिया ने देखना चाहती होगी कि नरेंद्र भाई को चलाने वाली संस्था किस प्रकार की होगी। तो हो सकता है कि उत्सुकता के कारण कोई जिज्ञासावश या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका उद्देश्य क्या है और उसका जो है काम करने का तरीका क्या है। क्योंकि वो बताता है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है और कल्चरल संस्था अपने आप को बताती है। दूसरी तरफ जो है जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में प्रशिक्षण देकर कार्यकर्ता निर्माण कर कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर डाला जाता है। तो एक तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो फोर्स है, उस फोर्स को तैयार करने वाले जो है वो संघ की शाखाएं हैं, जहां से उनको तैयार करके फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका जो उद्देश्य है उसकी परिपूर्ति के लिए भेजा जाता है। तो हम ये समझते हैं कि जो आइडियोलॉजी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है, उस आइडियोलॉजी को जो है वो संविधानिक रूप देने के लिए या राजनीतिक रूप से सफल करने के लिए उनकी जो दूसरी संस्था है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो बिल्कुल राजनीति से वो अलग नहीं है। वो दिखाने की कोशिश हमेशा करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनको भेजना होता है तो वो राम माधव को तैयार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भेजते हैं। नरेंद्र मोदी भी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक थे। अब वो नहीं कह सकता कि मैं पूर्व प्रचारक था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक वो पूर्णकालीन आजीवन स्वयंसेवक रहता है। तो प्रचारक जो है वो भी आजीवन प्रचारक रहता है। तो आज के जो प्रधानमंत्री है वो पूर्व प्रधानमंत्री तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्व प्रचारक नहीं हो सकते। तो इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सिक्के की दूसरी बाजू है। तो राजनीतिक रूप से हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चलते वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है वो दिखाने की ये कोशिश करती है कि वो एक एनजीओ की तरह जब जब मुसीबत आती आती है देश पर, कोई कुदरती आपत्ति हो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है वो वहां पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, वो बात तक हम समझ सकते हैं। लेकिन किसी भी इस देश के बहुत ऐसे एनजीओस है, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो ये काम करती है। हमारे गुजरात के अंदर भी किसी भी आपदा आ जाए तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं वो आधी रात को जो है मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो लेकिन वो कोई भी संस्था राजनीतिक रूप से कोई एजेंडा तय नहीं करती और उस एजेंडा जो है उसको लागू करने के लिए यहां से तैयार किए हुए आदमी को वहां पर नहीं भेजती। और देश के अंदर कौन सी सरकार रहनी चाहिए, कौन सी सरकार नहीं रहनी चाहिए, उसमें उनका जो है कोई योगदान नहीं रहता। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो एक कल्चरल संस्था है। वो बिल्कुल राजनीति से जुड़ी हुई संस्था है और भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है जो भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करती। इन सारे बीच में एक चीज और नहीं समझ में आती कि इस समय हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना से 100 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन में करीब 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। मैं मोटे तौर पे अब 8,300 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, 8,000 करोड़।
100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। हम चाइना के आगे क्यों नतमस्तक होते हैं? आपको कुछ गुमान है, बहुत संक्षेप में, मतलब आधे मिनट में, क्या कारण है कि हम चाइना के सामने छोटे बन जाते हैं? देखिए, दो चीज है। एक तो चाइना के सामने आंख दिखाने से जो है भारतीय जो लोग हैं उनकी रगों के जो खून है उसमें उबाल नहीं आता, तो ये भावनात्मक राजनीति वहां चलती है। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान नहीं है। उनकी सैन्य ताकत और उनकी आर्थिक ताकत, वो सारी चीजों से वो परिचित है। तो जहां पर ताकत दिखती है, फिर वो चाइना ही छोड़ दो आप, किसान आंदोलन में ताकत दिखी तो उन्होंने कदम वापस ले लिए, ट्रक ड्राइवर की ताकत दिखी कि अपने कदम वापस ले लिए, जो रेसलर्स थी उनकी ताकत दिखी, उन्होंने कदम वापस ले लिए। तो ये बिल्कुल कमजोर व्यक्तित्व दिखाता है। तो एक बात, जो शक्तिशाली पुरुष है विश्व गुरु बनाने की जो अपनी बात कर रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो बिल्कुल समझ रहे हैं, और पिछले जो अनुभव है उस अनुभव से भी वो जान रहे हैं कि चाइना को पाकिस्तान की तरह से डील नहीं किया जा सकता। और वही कारण कि वो व्यापारिक हितों के चलते जो है अपने राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा रहे हैं।